Assalamualaikum everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramsha Rafiq and I am going to tell you about blood disorder. पहली वीडियोस में मैंने ब्लड का इंट्रोडक्शन दिया है, कंपोजिशन बताई है, सेल बॉडीज़ की, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा की, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। आज हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ब्लड के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्लड डिसऑर्डर जो पढ़ना उसका नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक्चुअली ब्लड कैंसर को ही कहते हैं। आई होप दिस विजिबल। ब्लड कैंसर को कहते हैं। काजेज बाय कैंसरस म्यूटेशन ऑफ मेलोजीनस और लिम्फोजीनस सेल, यानी ये ब्लड का कैंसर होता है और ये काज कब होता है, जो कैंसरस म्यूटेशन हो जाती है। जब कैंसरस म्यूटेशन हो जाती है किसकी, मेलोजीनस और लिम्फोजीनस सेल की, यानी जहाँ पर वाइट ब्लड सेल बनते हैं वो शॉर्ट बोन्स की रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो रेड बोन मैरो के सेल को ही एक्चुअली मेलोजीनस और लिम्फोजीनस सेल कहते हैं। तो जो रेड बोन मैरो के जो सेल होते हैं, मेलोजीनस या फिर लिम्फोजीनस सेल जो होते हैं, इनके अंदर जो है ना वो कैंसरस म्यूटेशन हो जाती है। इससे क्या होता है कि अनकंट्रोल वाइट ब्लड सेल पैदा होते हैं, जिन ल्यूकोसाइट्स पैदा हो जाते हैं। यानी ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल जो हैं वो अनकंट्रोल उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल। अब हम जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो ये जो ल्यूकेमिया है, ब्लड का कैंसर है, ये भी कितनी तरीके का हो सकता है, 5 तरीके का हो सकता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो ये भी कैसे हो सकते हैं, ये भी 5 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया, इसिनोफिलिक ल्यूकेमिया, बेसिनोफिलिक ल्यूकेमिया, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो यानी डिपेंड अपॉन के विच टाइप ऑफ ब्लड जो कैंसर है। मतलब अगर लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिलिक जो वाइट ब्लड सेल है उसकी अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है तो फिर वो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया है। तो इस बेसिस पे 5 तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो 5 तरह से ये बीमारी काज हो सकती है। ये कैंसरस ब्लड का कैंसर होता है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से हो जाता है। अब मिलेनोजेनिक सेल, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया, पहले भी किया है, अब यहाँ से भी करवा देते हैं। मेलोजेनिक सेल जो होते हैं वो बोन मैरो सेल होते हैं। एक्चुअली बोन मैरो सेल होते हैं, रेड बोन मैरो सेल होते हैं, जहाँ पे जो है वो वाइट ब्लड सेल ने बनना होता है, यानी यहाँ पे वाइट ब्लड सेल बनते हैं। तो ये जो मिलेनोजेनिक सेल हैं जो वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं, बोन मैरो के जो सेल हैं, ये पूरी जो बॉडी है उसमें सेपरेट हो जाते हैं। अगर ये बोन के अलावा पूरी बॉडी में सेपरेट हो रहे हैं, इट्स मीन वहाँ पे भी वाइट ब्लड सेल बन रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से वाइट ब्लड सेल की और जगह पे बोन के अलावा भी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जो कि अनकंट्रोल प्रोडक्शन होती है। ट्रीटमेंट इसका यही है कि चेंज करवा दिया जाए ब्लड रेगुलरली विदाउट नॉर्मल ब्लड, के जो पेशेंट है उसका जो ब्लड है उसको चेंज किया जाए नॉर्मल ब्लड के साथ। और इसका इलाज यही है कि बोन मैरो की ट्रांसप्लांट करवाई जाए, यानी बोन मैरो जो उसको बनाने वाले सेल हैं उनको ही ट्रांसप्लांट कर दी जाए। लेकिन ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है। कुछ केसेस में अगर ये इफ़ेक्टिव हो भी जाता है तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा होता है। तो डेट्स वाई ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होती है, सीरियस होती है। ब्लड कैंसर काज हो जाता है। ये क्यों काज होता है, जो वाइट ब्लड सेल बनाने वाला सोर्सेज हैं शॉर्ट बोन्स की रेड बोन मैरो होती हैं, जिन रेड बोन मैरो के सेल को क्या कहते हैं, मिलेनोजेनस सेल कहते हैं और लिम्फोजेनिक सेल कहते हैं। आई होप दिस विजिबल। तो इनकी वजह से ये अनकंट्रोल प्रोडक्शन होती है वाइट ब्लड सेल की, ये कैंसरस हो जाता है, ब्लड का कैंसर हो जाता है। 5 तरह का हो सकता है क्योंकि 5 तरह के वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रोफिलिक, एसिनोफिलिक, बेसोफिलिक, मोनोफिलिक और लिम्फोसाइटिक। इनका ट्रीटमेंट यही है कि रिप्लेस में जो है वो ब्लड की ट्रांसफॉर्म की जाए, और ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ट्रांसफॉर्म होना।
लेकिन इसका इलाज यही है कि जो बोन मैरो उसकी ट्रांसप्लांट करवाई जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी जो ब्लड डिसीज़ हो जाती है वो है जी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को दूसरा नाम भी एक है कोले अनीमिया। ये कोले अनीमिया, इसको थैलेसीमिया को ही एक्चुअली कहा जाता है, कोले अनीमिया भी कहते हैं इसको। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड बाय हेमोग्लोबिन अबनॉर्मेलिटी। ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है हेमोग्लोबिन के अबनॉर्मेलिटी से। हमने पढ़ा था कि जो रेड ब्लड सेल हैं उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं जो उसके अंदर जो 95% जो होता है वो एक रेड पिगमेंट होती है, हेमोग्लोबिन होती है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करने का। तो जेनेटिकली जो है ना हेमोग्लोबिन जो होता है ना उसके अंदर ना अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अबनॉर्मेलिटी कैसे आती है हेमोग्लोबिन में? हेमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होती है वो रिप्लेस हो जाती है एफ चेन से, जो कि फ्यूटल हेमोग्लोबिन बना देती है। यानी ये ख़राब हेमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाती, हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन है। तो इससे क्या होता है, इलाजमेंट ऑफ सिप्लीन हो जाता है। सिप्लीन जो है वो बढ़ जाती है, जिसको सिप्लिनोमेजली भी कहते हैं। सिप्लीन का इलाज हो जाना, इसको सिप्लिनोमेजली भी कहते हैं। बाय चेंज बोन स्किन, और इसका जो करेक्टराइज किया जाता है, इसका सिम्टम्स ये हैं कि जो सिप्लीन है वो इलाज हो जाती है, और इसके अलावा जो स्किन और जो बोन है उस पर चेंजेस नज़र आती हैं कि स्किन जो है वो अलग से चेंज हो जाती है, बोन जो है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इसका भी क्योर जो है इलाज वो यही है कि ट्रांसप्लांट की जाए, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट की जाए, क्योंकि जो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो में ही बनते हैं। तो ट्रांसप्लांट की जाए बोन मैरो की, रेगुलरली चेंज ब्लड प्रेशर विद नॉर्मल ब्लड। लेकिन ये वही बात है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होता, कि जो सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ओडिमा में क्या होता है, एक्सेस ब्लड फ्लूइड इन टिश्यू ऑफ बॉडी, के जो टिश्यू है बॉडी के जो टिश्यू हैं उसके अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कैसे? मे बी इन सेल और आउटसाइड सेल, यानी सेल के अंदर भी हो सकती है ये, सेल के बाहर भी हो सकती है। ओडिमा एक्चुअली होता क्या है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या होता है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये सेल के अंदर भी हो सकती है, आउटसाइड सेल भी हो सकती है, इंट्रासेलुलर ओडिमा भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी ओडिमा हो सकता है। अगर अंदर होगा तो उसको इंट्रासेलुलर ओडिमा कहेंगे, सेल के अंदर। और इसके काजेस क्या हैं कि जो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल, अगर सेल के अंदर ऑस्मोसिस ऑफ वाटर हो रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जो सेल में जो फ्लूइड है वो वाटर जाता जा रहा है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल, ठीक है। या डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी अगर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हो रही थी बॉडी के अंदर, वो डिप्रेस हो जाएं, यानी ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन इन टिश्यू में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो मेटाबॉलिक सिस्टम हो रहा था वो डिप्रेस हो जाए, जैसे सच एज सोडियम पंप की, जो स्पेशली जो एक्टिविटी हो रही है सोडियम पोटाशियम पंप की, जिससे न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं, अगर उसकी कमी हो जाए तो इसमें क्या होता है कि इससे फ्लूइड जो है वो एक्सेस कर जाता है इनसाइड सेल के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है। यानी या तो ऑस्मोसिस जो है वाटर की सेल में हो जाए, या फिर जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाए। स्पेशली कौन सा सिस्टम डिप्रेस हो जाए, सोडियम पोटाशियम पंप वाला डिप्रेस हो जाए, तो उससे ये जो है इंट्रासेलुलर ओडिमा काज हो जाता है। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिप्रेस हो रही है, ये किसकी वजह से होती है, जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो, और तो उससे ये हो जाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर
edema caused by blood by renal retention of salt and water। यानी ये किससे होती है? रेनल रिटेंशन से साल्ट और वाटर, यानी जो किडनी के अंदर रिमूव होने के लिए वाटर और साल्ट जाता है और बॉडी उस जो साल्ट और वाटर को दोबारा से ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ले तो ब्लड का जो वाटर लेवल और साल्ट लेवल वो बढ़ जाएगा और उस तरह से जो ब्लड फ्लूइड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी किडनी से दोबारा से ब्लड में जो वाटर और साल्ट बैक आ रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, बैक अब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये भी इसको एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा काज करती है। अब नॉर्मल लिंकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज और फेलर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न टिश्यू फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो अब नॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज हैं वो अब नॉर्मली जो है ना लीक हो जाती हैं जिससे फ्लूइड बढ़ जाता है, या ब्लड कैपिलरीज लीक हो जाती हैं, लीकेज हो जाती है उनकी अबनॉर्मलिटी, लीकेज ऑफ फ्लूइड अबनॉर्मलिटी ब्लड की जो कैपिलरी हैं वो लीकेज की वजह से ये हो जाता है। और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो फेल हो जाता है किस प्रोसेस के लिए कि जो उसने फ्लूइड लिया था उसको रिटर्न बैक करना फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो लिम्फेटिक सिस्टम ने फ्लूइड लिया उससे उसको बैक करने में, वापसी करने में वो फेल हो जाता है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता और या ब्लड कैपिलरीज की लीकेज हो जाती है और फ्लूइड अब नॉर्मल लीकेज हो जाती है ब्लड कैपिलरीज की फ्लूइड की, तो उससे ये जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा काज हो जाता है। ये दोनों तरह के एडीमा जो है ये इंट्रा हो या एडीमा, तो ये बहुत सीरियस है। सीरियस क्यों है? क्योंकि एक्सचेंजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल आयन इन ब्लड, यानी ब्लड के ज़रिए एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज हो रही है, मटेरियल हो रहा है और कंसंट्रेशन जो है मिनरल आयन की इन ब्लड वो उस पर इफेक्ट कर रहा है कि मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, कंसंट्रेशन में मिनरल के फ़र्क आ रहा है और एक्सचेंजेस में डिस्टर्बेंस हो रही है। इससे क्या होता है कि जब ब्लड फ्लूइड बढ़ता है तो जो हार्ट का लोड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नहीं, जितना ज़्यादा जो है ना फ्लूइड जो है, ब्लड जो है, बॉडी फ्लूइड ब्लड जो है वो फ्लोट करेगा उतना ही ज़्यादा हार्ट का लोड बढ़ जाएगा, हार्ट का काम बढ़ जाएगा, उतना ही ज़्यादा हार्ट को पंप करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, अब फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड है तो ज़्यादा ब्लड फ्लूइड जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे जो एडीमा और थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया ये सारी ब्लड की डिसीज़ हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप दिस यू गाइज आर अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। बाय।